नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है, पहले ये आपको बता दूं। मोदी के खिलाफ इंडी का बड़ा प्लान, क्या कल होगा भयंकर बवाल? एक क्लास इस पर। नेता विपक्ष बनते ही शिकायत करने किसके पास पहुंचे राहुल, और शिकायत क्या थी? एक चैप्टर इसका भी। अखिलेश के सांसद ने संसद से क्या हटाने के लिए कहा कि बवाल मच गया, और अब इस पर आगे क्या होने वाला है? राहुल अखिलेश देखते रह जाएंगे, क्या मोदी की दूसरी जीत भी पक्की है? एक चैप्टर इस पर भी होने वाला है। डबल मुसीबत में केजरीवाल, राहुल गांधी ने गच्चा दे दिया क्या हुआ है ऐसा बताऊंगा आपको। केजरीवाल से मिलकर क्यों भड़की पत्नी सुनीता और किसे दी बद्दुआ, एक चैप्टर इस पर भी। अयोध्या पर अखिलेश की भयंकर गलती वाला चैप्टर भी आज पाठशाला में है। और पाकिस्तान का एंड गेम, भारत के सैनिकों का आयरन मैन अवतार, एक चैप्टर इस पर भी। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की अहम खबरों का एक रिवीजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए एक्सप्रेसवे के विस्तार का प्लान तैयार किया है। सीएम ने 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने इस साल के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे को तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने पटना से मनीष प्रकाश नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मनीष प्रकाश ने ही पटना के एक प्ले स्कूल में कमरे का इंतजाम किया था और यहीं पर कैंडिडेट्स को सवालों के जवाब रटवाए गए थे। हालांकि सीबीआई के एक्शन में आने के बावजूद नीट पेपर लीक पर घमासान थमता दिखाई नहीं दे रहा। आज कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नीट एग्जाम दोबारा कराने की मांग की। बवाल बढ़ता देखकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। आज से महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। आज सत्र के पहले ही दिन सदन में जाने से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए। असल में विधान परिषद के हॉल में जाते वक्त दोनों की मुलाकात हुई और दोनों के बीच बातचीत भी हुई। उद्धव ठाकरे जब लिफ्ट के पास पहुंचे तो फडणवीस पहले से लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में बातचीत भी हुई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर अपने लिए आवंटित सरकारी बंगले पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी का दावा है कि 5 देश रत्न मार्ग आवास डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्हें अलॉट किया जा चुका है, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब भी इस बंगले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में खराब रोड की शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों पर बॉम्ब फेंककर हमला किया गया। बताया गया कि सड़क की शिकायत करने के लिए ग्रामीण पंचायत सदस्य के पास पहुंचे थे। आरोप है कि टीएमसी के पंचायत सदस्य ने शिकायत से नाराज होकर ग्रामीणों पर बमबाजी शुरू कर दी। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें जो खास पॉइंट्स हैं वो आपको एक बार बता देता हूं। मोदी के खिलाफ इंडी का बड़ा प्लान, क्या कल होगा भयंकर बवाल? नेता विपक्ष बनते ही शिकायत करने किसके पास पहुंच गए राहुल? अखिलेश के सांसद ने संसद से क्या हटाने के लिए कहा कि बवाल मच गया? और राहुल अखिलेश देखते रह जाएंगे, क्या मोदी की दूसरी जीत भी पक्की है? नई लोकसभा के पहले सत्र के 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन संसद में असली लड़ाई तो कल से शुरू होगी। कल जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और इसके बाद इंडी गठबंधन की कल की बड़ी प्लानिंग चल रही है और यह तय हुआ है कि कल संसद में बड़ा बवाल का दिन होने वाला है, क्योंकि अब तक के संसद सत्र इंडी गठबंधन का, अब तक के संसद सत्र में इंडी गठबंधन की तरफ से हर पैंतरा लगभग फेल रहा है। तो अब क्योंकि वो ये सोचकर आए थे कि इस बार ज्यादा सीटें हैं तो सरकार की नाक में दम कर देंगे, अपनी हर एक बात मनवा लेंगे, 10 साल की कसर अभी ही निकाल लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। राहुल गांधी और पूरा इंडी गठबंधन देखता रह गया और नरेंद्र मोदी ने कल ही बगैर किसी रुकावट के 1 मिनट के भीतर अपना स्पीकर बनवा दिया। ये इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी हार थी, लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। संसद की लड़ाई तो बहुत लंबी है और इसमें अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ देखा जाना बाकी है। असली खेल कल से शुरू होगा।
जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। कल के लिए इंडी गठबंधन ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई। इसमें इंडी गठबंधन के लगभग सभी पार्टियों के नेता थे। इसमें शरद पवार थे, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन थे, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी थे, शिवसेना के संजय राउत थे। छोटी पार्टियां जो इंडी गठबंधन में शामिल हैं उनके नेता भी इस बैठक में थे और इस मीटिंग में रणनीति बनाई गई कि कल से संसद में इंडी गठबंधन क्या करेगा। सूत्रों के मुताबिक इंडी गठबंधन की मीटिंग में यह तय किया गया है कि कल सदन के अंदर नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाएगी। अगर सरकार ने नीट के मामले में चर्चा नहीं होने दी तो सदन के अंदर ही इंडी गठबंधन विरोध प्रदर्शन करेगा, यानी हंगामे के आसार बन गए हैं। एक बार सुनिए कि इंडी गठबंधन की मीटिंग में शामिल नेताओं ने बाहर निकलने के बाद क्या बताया। जो हालात बन रहे हैं देश के अंदर, इसको लेके समूचा विपक्ष एकजुट है और मजबूती के साथ जो मुद्दे हैं देश के अंदर उनको लेके कल से विरोध चालू करेंगे और चर्चा की मांग करेंगे। अहम मुद्दा नीट का है कि अहम मुद्दा है, अग्निवीर का अहम मुद्दा है और जो मुद्दे चल रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी खरीद, ये सारे अहम मुद्दे हैं जिनको लेके करेंगे। और ये अघोषित इमरजेंसी जो लगी हुई देश के अंदर, इमरजेंसी की बात करें, कितने दो मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, एमपी जेल के अंदर, मिनिस्टर, और जो भी बोलता है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग जो हो रहा था एजेंसियों का, ये सारे मुद्दे रहेंगे। और इस बार विपक्ष मजबूत है और इस बार इनको मजबूती दिखाएंगे। उधर इंडी गठबंधन के संभावित टकराव के लिए सरकार भी तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सरकार संसद में नीट पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान नीट का मुद्दा उठाता है तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। नीट को लेकर सरकार पहले से ही एक्टिव है और अलर्ट भी है, इसीलिए आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी नीट के मुद्दे का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि पेपर लीक पर सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। नीट के मुद्दे पर इंडी गठबंधन सरकार को घेरना चाहता है। इसीलिए आप देखिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नीट के नारे लगते रहे। एक बार सुनिए। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। नीट को लेकर विपक्ष हंगामा मचाने के लिए कमर कस चुका है तो सरकार भी अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ रही। नीट के मामले में जब विपक्ष सवाल करेगा तो सरकार के पास भी ठोस जवाब होंगे, क्योंकि नीट के मामले में सीबीआई की जांच पहले ही सरकार शुरू कर चुकी है। आज नीट मसले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी भी की। नीट के मामले में सीबीआई ने पटना से 2 लोगों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों पर यह आरोप है कि वो स्टूडेंट्स के लिए सेफ ठिकाने का इंतजाम करते थे, सुरक्षित जगह जहां वो आराम से जाकर प्रश्नों के जवाब रट सकें। यहां पर उन्हें लीक पेपर और आंसर्स मुहैया कराए जाते थे और रटने का टाइम दिया जाता था। पकड़े गए आरोपियों में एक आशुतोष कुमार है। बिहार पुलिस ने आशुतोष के हॉस्टल से ही नीट के आधे जले हुए प्रश्न पत्र रिकवर किए थे। और दूसरा आरोपी है मनीष कुमार, जो छात्रों से पेपर के बदले पैसे लेने की डील करता था। आरोप है कि मनीष कुमार ही छात्रों को आशुतोष के हॉस्टल ले जाया करता था। सीबीआई अब तक इस मामले में कुल 6 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। संसद में एक टकराव तो पेपर लीक पर और नीट जैसे मामलों पर होगा, जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने का प्लान बना रहा है। लेकिन एक टकराव और है जिस पर सरकार इंडी गठबंधन को घेर चुकी है और यह मुद्दा है 50 साल पहले लगाई गई इमरजेंसी का। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ तब से प्रधानमंत्री से लेकर कल फिर से स्पीकर बने ओम बिरला ने भी इमरजेंसी का जिक्र किया। ये बातें कांग्रेस को बहुत चुभ रही हैं क्योंकि वो तो संसद में संविधान की कॉपी लहराने में जुटे हुए हैं। इसकी काट में सरकार लगातार इमरजेंसी की याद दिला रही है और इसीलिए आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया गया।
अपने भाषण में राष्ट्रपति ने आपातकाल को संविधान पर सबसे बड़ा हमला और काला अध्याय बताकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को असहज कर दिया है, क्योंकि इंडी गठबंधन लगातार संसद में संविधान की कॉपी लहरा रहा था, लेकिन जब राष्ट्रपति के भाषण में इमरजेंसी का जिक्र आया तो संसद में हंगामा होने लगा। राष्ट्रपति ने जब आपातकाल के खतरों का जिक्र किया तो पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया। सुनिए संसद में राष्ट्रपति ने इमरजेंसी पर क्या कहा और फिर आपको बताऊंगा कि इस पर कांग्रेस कैसे बुरा मान गई। जो संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना शुरू किया है। आप भारत के उस भूभाग हमारे जम्मू कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थी। कल लोकसभा में स्पीकर ने आपातकाल का जिक्र किया, फिर आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल पर बात हुई, जिससे कांग्रेस बुरी तरह चिढ़ गई। आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर स्पीकर ओम बिरला से मिले, उनके चेंबर में मुलाकात की और ऐसी खबर है कि राहुल गांधी ने आपातकाल का जिक्र करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर को इस तरह का सियासी प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए था और इससे बचा जाना चाहिए। ओम बिरला से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी के साथ एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव, आरजेडी की सांसद मीसा भारती, डीएमके की सांसद कनिमोई मौजूद रहीं। इसके अलावा विपक्ष के कई और सांसद भी राहुल गांधी के साथ दिखे। इसी बीच कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी और कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई। लेटर में कहा गया कि आज तक सदन के इतिहास में किसी स्पीकर ने इस तरह का सियासी बयान नहीं दिया है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आपने आधी सदी पहले के आपातकाल की याद दिलाते हुए जो भाषण दिया वो सबको हैरान कर गया। वेणुगोपाल ने लिखा कि वो कांग्रेस की तरफ से संसदीय परंपराओं के इस उल्लंघन पर गहरी चिंता जताते हैं। इमरजेंसी पर कांग्रेस तो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस लड़ाई में वो अकेले नजर आ रही है, क्योंकि एक तो ओम बिरला के प्रस्ताव पर अकेले कांग्रेस ही आपत्ति जताती नजर आई और लेटर लिखा। दूसरी बात, कल जब लोकसभा में इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव लाया गया तो कांग्रेस के सांसद ही बढ़ चढ़कर इसका विरोध कर रहे थे, जबकि उसके विरोधी दल जैसे समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी के सांसद सक्रिय नहीं दिखाई दिए और सदन में शांति से बैठे नजर आए। और इमरजेंसी पर कांग्रेस का अकेले पड़ना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कांग्रेस के सहयोगी दल जैसे आरजेडी या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ये तो सब इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़कर ही नेता बने हैं, आगे बढ़े हैं, यहां तक पहुंचे हैं। इसी बीच आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। अखिलेश यादव ओम बिरला की चैम्बर में गए, उन्होंने स्पीकर बनने की उन्हें फिर से बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और समाजवादी पार्टी के लगभग सभी सांसद अखिलेश यादव के साथ मौजूद रहे। 18वीं लोकसभा में दोबारा स्पीकर चुने जाने के बाद अलग अलग दलों के नेता और सांसद लगातार ओम बिरला को बधाई देने के लिए कर्टसी मीटिंग, शिष्टाचार मुलाकातें कर रहे हैं। सरकार और इंडी गठबंधन के बीच सहमत का गजब का गेम चल रहा है, लेकिन इसी बीच इंडी गठबंधन का मामला तब डीरेल हो गया जब इंडी गठबंधन के कुछ सांसदों ने सेंगोल का मुद्दा उठा दिया और सेंगोल का विरोध करने लगे। सेंगोल वही है जो दशकों से गुमनाम था, लेकिन पीएम मोदी ने इसे खोजकर नई संसद में स्थापित करवाया। सेंगोल को राजदंड कहा जाता है, जो भारत की प्राचीन विरासत का प्रतीक है, और पीएम मोदी ने सेंगोल को संसद में इसीलिए स्थापित किया क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है और संसद जनता के प्रतिनिधियों की सर्वोच्च संस्था पहुंचते हैं, जिसे हम
संसद कहते हैं। यानी सेंगोल इस बात का प्रतीक है कि देश की सत्ता की बागडोर देश की जनता के हाथों में है। सेंगोल का विरोध करने वालों को आज संसद से आई इन तस्वीरों को देखना चाहिए। आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद पहुंची तो उनके आगे आगे राजसत्ता के प्रतीक सेंगोल को ले जाया जा रहा था। सेंगोल के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीछे चलती हुई नजर आई, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी पीछे चलते नजर आए। आज खास मौके पर जब संसद में सेंगोल की चमक दिखी तो यह चमक विपक्ष को चुभने लगी। इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने संसद में सेंगोल रखे जाने का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं आर.के. चौधरी, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी संसद से सेंगोल को हटाने के संदर्भ में और ये कहा कि यहां से सेंगोल को हटाया जाए। आर.के. चौधरी ने कहा कि वो सदन की कुर्सी के दाईं तरफ सेंगोल को देखकर हैरान रह गए। हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र दस्तावेज है, जबकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक। हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजा या राजघराने का महल नहीं है। आगे उन्होंने लिखा कि वो आग्रह करना चाहते हैं कि संसद भवन में सेंगोल को हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय प्रति को स्थापित किया जाए। पहले सुनिए लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में यूपी के मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी ने क्या कहा, और फिर आपको बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सांसद के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है। हमारी कोशिश थी कि पार्लियामेंट से सेंगोल हटना चाहिए। अगर देश में लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है, इसलिए कि भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। सेंगोल एक ऐसा शब्द है जिसे माने होते हैं राजदंड। राजदंड के माने होता है राजा की छड़ी, छड़ी माने होता राजा डंडा। अब पहले जमाने में राजा बैठता था दरबार में तो छड़ी लेके बैठता, डंडा लेके बैठता था। जो कह दिया ना खाता न बही, राजा साहब ने जो कह दिया वही सही। अब भारत में संविधान है और देश संविधान चलेगा, यहाँ लोकतंत्र है, तो निश्चित तौर पर हमारा जो प्रयास है कि संसद भवन से सेंगोल हटना चाहिए और एक विशाल प्रति संविधान के वहां स्थापित की जानी चाहिए। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके 5 सांसद नई संसद में सेंगोल को स्थापित करते वक्त मौजूद थे और उस वक्त उन्होंने कोई हो हल्ला भी नहीं किया था। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 37 पहुंच गई तो वो संसद से सेंगोल को हटाने की बात करने लगे। सेंगोल को लेकर लिखी अपनी पार्टी के सांसद की चिट्ठी के बहाने अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को निशाने पर लेने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि जब पहली बार सेंगोल लाया गया तो प्रधानमंत्री ने इसे प्रणाम किया था, लेकिन इस बार शपथ के दौरान वह सेंगोल को प्रणाम करना भूल गए। इसी को याद दिलाने के लिए हम उनकी पार्टी के सांसद उनकी पार्टी की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई होगी। अखिलेश यादव ने क्या कहा, किन शब्दों में और तेवर क्या थे, वो आप सुनिए और फिर आपको बताऊंगा कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने सेंगोल के मुद्दे पर संपूर्णता में क्या कहा है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा। जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था, आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। इंडी गठबंधन में शामिल आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने भी समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी की मांग का समर्थन किया। मीसा भारती ने भी सेंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताया और इसे म्यूजियम में रखे जाने की सलाह दे दी। मीसा भारती को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ ने सेंगोल के मुद्दे पर इंडी गठबंधन को कैसे घेरा। बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। इंडी गठबंधन की एकजुटता यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी, जिसने भी ये मांग की है। मतलब ये भी नहीं मालूम है मीसा भारती को कि मांग असल में की किसने। सेंगोल पर समाजवादी पार्टी ने राजनीति शुरू की तो सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सेंगोल को लेकर उनके टॉप लीडर्स की ऐसी टिप्पणियां निंदनीय हैं और उनकी अज्ञानता को दिखाती हैं।
ये इंडी गठबंधन की तमिल संस्कृति के प्रति नफरत को भी दिखाता है। सेंगोल भारत का गौरव है और यह सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे संसद में सर्वोच्च सम्मान दिया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि सेंगोल को लेकर विपक्ष का विरोध किस बात के लिए है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं इस बात से तो नहीं कि सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है, और जब बात नंदी की आती है तो मामला सनातन से जुड़ जाता है। कांग्रेस में रह चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम का तो यही कहना है कि असल में समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का असली निशाना सेंगोल नहीं बल्कि सनातन है। पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुनिए और फिर आपको बताऊंगा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सेंगोल हटाए जाने की मांग पर क्या कहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का अगर बस चले, अगर अखिलेश यादव जी का बस चले तो सेंगोल को क्यों हटाएं? ये तो सनातन को हटा सकते हैं, ये तो संविधान को हटा सकते हैं, ये तो भारत की संसद को हटा सकते हैं। भारत की जिस संसद में ये बैठे हैं इसी का बहिष्कार किया था। ये सब संविधान का तो बहाना है, ये तो सनातन विरोधी लोग हैं। भारत की संस्कृति का विरोध करते हैं, भारत की सभ्यता का विरोध करते हैं। इन्हें किसी से मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ लूट खसोट करनी है, देश की सत्ता पे कब्जा करना है, नरेंद्र मोदी को गाली देनी है, नरेंद्र मोदी जो फैसला करे उसका विरोध करना है। इनके पास कोई विजन नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि सेंगोल का विरोध करने वालों को देश के इतिहास की कोई जानकारी नहीं। गिरिराज सिंह को सुनिए। शायद उन्हें देश का इतिहास नहीं मालूम है, सेंगोल की क्या प्रतिष्ठा है। वो एक तरह से हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे सनातन के द्वारा वो लाया गया एक तरह से राजदंड है। उसके तहत वहाँ पहले राज करते थे और शासन को चलाते थे। ये याद करना चाहिए लोगों को। इसीलिए ये लगाया गया सेंगोल कि लोग इसे देखें और हमारे प्राचीन व्यवस्था में कैसी व्यवस्था थी उसको याद करें। विपक्ष इन्हीं मुद्दों में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी संसद में लगातार बैकफुट पर दिख रहा है। जैसे स्पीकर के बाद एक और मुद्दे पर राहुल गांधी की हार सामने दिख रही है। यह मुद्दा डिप्टी स्पीकर का है, जिसे विपक्ष किसी भी कीमत में हासिल करना चाहता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर स्पीकर का चुनाव आम सहमति से हो जाता तो शायद डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलने की संभावना बढ़ जाती, क्योंकि राजनाथ सिंह की तरफ से भरोसा दिया गया था कि जब डिप्टी स्पीकर के चुनाव का वक्त आएगा तो विपक्ष के उम्मीदवार के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन जब विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए संसदीय परंपरा को तोड़ते हुए आम सहमति नहीं दिखाई तो फिर डिप्टी स्पीकर के पद पर बीजेपी भी विपक्ष के साथ ऐसा कर सकती है। अभी तक यह लग रहा था कि बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी जेडीयू या टीडीपी में से किसी को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है, लेकिन टीडीपी की तरफ से कहा गया कि उसे डिप्टी स्पीकर का पद हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही इसे लेकर बीजेपी के साथ कोई बैठक हुई है और ना ही बीजेपी ने यह पद उसे ऑफर किया है। डिप्टी स्पीकर को लेकर टीडीपी का स्टैंड इंडी गठबंधन के लिए पहला झटका है, क्योंकि इंडी गठबंधन तो इसी उम्मीद में था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए एनडीए में कुछ खटपट हो जाए। लेकिन टीडीपी डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी सरेंडर मोड में। जहां तक एनडीए में जेडीयू का सवाल है तो उसकी तरफ से भी डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है, और वैसे भी राज्यसभा में भी उपसभापति का पद जेडीयू के पास ही है। जेडीयू के हरिवंश राज्यसभा में उपसभापति हैं। ऐसे में जेडीयू को संसद के दोनों सदनों में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले, इसकी संभावना कम ही दिखती है। इसीलिए हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर भी बीजेपी का ही हो या फिर पिछली सरकार की तरह डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहे। जहां तक डिप्टी स्पीकर को लेकर इंडी गठबंधन की बात है तो सूत्रों के मुताबिक इंडी गठबंधन की रणनीति काफी हद तक सरकार के ऐलान पर निर्भर करेगी। कांग्रेस आला कमान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार पहले डिप्टी स्पीकर को लेकर चुनाव की घोषणा करे, तभी वो बताएंगे कि उन्हें क्या करना है। डिप्टी स्पीकर कौन होता है, उसका चुनाव कब होता है, यह भी जान लीजिए। स्पीकर की गैर मौजूदगी में ही डिप्टी स्पीकर की भूमिका अहम होती है। स्पीकर के नहीं होने पर डिप्टी स्पीकर ही सदन की अध्यक्षता करता है। सदन को चलाने के लिए डिप्टी स्पीकर के पास वही पावर होती है जो स्पीकर के पास होती है। हालांकि संविधान में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति के समय को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब और कैसे होगा यह स्पीकर ही तय करता है, और जैसे स्पीकर का चुनाव होता है वैसे ही डिप्टी स्पीकर का भी सदन के सदस्यों की तरफ से चुनाव होता है।
डेप्यूटी स्पीकर पर चर्चा के बीच आज नरेंद्र मोदी ने तब सबको चौंका दिया जब वो अचानक जेडीयू के सभी 12 सांसदों से संसद भवन में मिले। संसद भवन की कैंटीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडीयू के लोकसभा सांसदों से मुलाकात की, उनके साथ लंच किया। एनडीए में जेडीयू तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू सांसदों के साथ पीएम मोदी की यह शिष्टाचार मुलाकात थी। इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी सहयोगी पार्टी टीडीपी के सांसदों से मिले थे। यानी पीएम मोदी अपने सहयोगियों को अपने करीब रख रहे हैं, संसद में एनडीए की एकजुटता की रणनीति को साध रहे हैं। इंडी गठबंधन को भी संदेश दे रहे हैं कि एनडीए एकजुट है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। जेडीयू के सांसदों के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मुलाकात काफी अच्छी रही। हमारी पार्टियों का साथ मिलकर काम करने और बिहार में खराब शासन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के खिलाफ संघर्ष करने का लंबा इतिहास रहा है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की भी तारीफ की और कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर होने का मौका मिला है। हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। विपक्ष सोच रहा है कि इस बार उनकी संख्या पिछली बार के मुकाबले कुछ ज्यादा है तो सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा करने का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन 18वीं लोकसभा में लगातार दूसरी बार स्पीकर चुने गए ओम बिरला पहले दिन से ही फुल फॉर्म में हैं। उन्होंने अपने तेवर से बता दिया है कि लोकसभा के अंदर अनुशासनहीनता नहीं चलेगी और जरूरत पड़ने पर सांसदों की क्लास भी लगाई जाएगी। लोकसभा स्पीकर के इस तेवर और कलेवर की खूब चर्चा हो रही है। इसकी एक झलक देखिए, फिर आपको बताऊंगा विपक्ष के कौन कौन से सांसद स्पीकर ओम बिरला की सख्ती के निशाने पर आए। स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, तो भाषण बाद में देना आप। और सर के कई ऐसे लोग जो काफी समय से एक साइड थे, अब वो कुर्सी प्लीज इसी तरह से ऑनरेबल प्लीज बैठो। एक मिनट बैठिए। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है कानून में पढ़ा करो। इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। चेहरे पर मुस्कान रखने वाले ओम बिरला ने अपने तेवर से दिखा दिया है कि अगले 5 साल कैसे रहने वाले हैं, जिसका ट्रेलर उन्होंने स्पीकर की कुर्सी संभालते ही दिखा दिया था। ओम बिरला ने सिर्फ नए सांसदों को नसीहत नहीं दी बल्कि पुराने सांसदों की भी क्लास लगाई। देखिए, पहले ही दिन एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की शपथ के दौरान हंगामा कर रहे सांसदों की ओम बिरला ने किस तरह क्लास लगाई और फिर आपको दिखाऊंगा कि आज स्पीकर ने कैसे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को फटकार लगाई। असदुद्दीन ओवैसी जी, एक मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज बैठिए। आपको नहीं बुलाया। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। असल में नई लोकसभा विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहा। यहां आप देख रहे हैं कि इस नई लोकसभा में विपक्ष हर दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाने और बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडी गठबंधन के सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ले रहे हैं। आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी शपथ लेने के बाद जय संविधान का नारा लगाया। शशि थरूर जब शपथ लेने के बाद स्पीकर ओम बिरला से हाथ मिलाकर लौट रहे थे तो स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा कि संविधान की ही तो शपथ ली जा रही है। इस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने स्पीकर से कहा कि शपथ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने दीपेंद्र हुड्डा को फटकार लगा दी। सुनिए और देखिए। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। इस पे आपको
किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। और इस तरह ओम बिरला ने अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर को भी भाषण के बीच में टोका। असल में ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद हरसिमरत कौर उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से बधाई देने का उनको मौका मिला, लेकिन इस दौरान हरसिमरत कौर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेने की कोशिश की। उन्होंने दोनों पार्टियों के गठबंधन पर सवाल उठाए, जिस पर ओम बिरला ने उन्हें रोक दिया और इस तरह का भाषण बाद में देने की नसीहत दी। ये भी देखिए। मैं इस सदन में खड़े होकर मैं इस चीज का फिक्र करती हूँ कि जहां इस हाउस में मैंने पिछले इलेक्शन में देखा कि कई ऐसी पार्टियां जो राज्य में एक दूसरे के साथ बड़ी डिफरेंसेस रखती हैं, लड़ती हैं, लेकिन इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी हैं। भाषण बाद में देना आप। और सर कई ऐसे लोग जो काफी समय से एक साइड थे, अब वो कुर्सी की खातिर इधर पहुंचे। सो सर, मेरा कहने का मतलब कि जब मैं एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला मेंबर जब यहाँ पे हूँ, मुझे इस चीज का फिक्र है कि ना हम इस तरफ तो ना हम इस तरफ। वहीं ओम बिरला ने आम आदमी पार्टी को उनके सांसद राजकुमार चब्बेवाल को भी फटकार लगाई, जो उठे तो ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने की बधाई देने के लिए थे, लेकिन भाषण में उन्होंने डिप्टी स्पीकर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिस पर ओम बिरला ने आम आदमी पार्टी के सांसद को पढ़कर आने की, कानून पढ़ने की नसीहत दी। सुनिए। सर्वसम्मति नाल स्पीकर भी बनता ते डिप्टी स्पीकर भी बनता, क्योंकि डिप्टी स्पीकर हमेशा, जेकर अज मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी नूं याद करा ते जीएमसी बाल जोगी जी टीडीपी तो सी और स्पीकर सीगे, और प्लीज माननीय सदस्य और कांग्रेस से डिप्टी स्पीकर थे। सर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर एक मिनट सर, आई विल कंक्लूड सर, एक मिनट सर। स्पीकर का चुनाव कब होता है कानून में पढ़ा करो। और इसी तरह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रुहुल्लाह मेहंदी ने भी अपने भाषण के दौरान सांसद को टेररिस्ट कहने और आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिस पर ओम बिरला ने सोच समझकर टिप्पणी करने की नसीहत दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सांसद मेहंदी के ज्ञान पर भी सवाल उठा दिए, वो भी आप देखिए। अगर एक एमपी जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है, आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। मैं ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी। और आप उसके कस्टोडियन थे जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, प्लीज बैठिए, आप रहिए। इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे। और यह भी मुमकिन है कि अभी तो ओम बिरला हो सकता है कि थोड़ी दयानतदारी दिखा रहे हों, थोड़ी मुरब्बत रख रहे हों, कह रहे हैं कि आगे कार्यकाल देखिए, आगे तैयारी रखनी चाहिए उनको, जो सोच रहे हैं कि हल्ला हंगामा या सिलेबस के बाहर की बातें भी वो यहां खड़े होकर कर सकते हैं। पाठशाला की अगली क्लास, डबल मुसीबत में केजरीवाल। क्या राहुल गांधी ने दे दिया गच्चा? और केजरीवाल से मिलकर क्यों भड़की सुनीता और किसको दी उन्होंने बद्दुआ? राजनीति में बहुत तेजी से चीजें बदलती हैं और यह बात दिल्ली में साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस इंडी गठबंधन में शामिल होकर केजरीवाल राजनीतिक लड़ाई की बात करते थे, लोकतंत्र और संविधान बचाने की बड़ी बड़ी बातें होती थीं, वो इंडी गठबंधन क्या अब केजरीवाल से किनारा करने लगा है? जिस कांग्रेस के लिए केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था, उस कांग्रेस ने भी केजरीवाल को गच्चा दे दिया है। केजरीवाल एक के बाद एक मुसीबत में फंसते जा रहे हैं और उस पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, सिर्फ बयान देकर खाना पूर्ति कर ली। लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के मुद्दे पर इंडी गठबंधन के नेता एक साथ खड़े दिखाई देते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद केजरीवाल की अहमियत इंडी गठबंधन में
कम होती नजर आ रही है। केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका तो कांग्रेस से ही लगा है, क्योंकि सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है वो शिकायत कांग्रेस ने ही की थी। अब देखिए, केजरीवाल सरकार को कांग्रेस मजाक कह रही है। दिल्ली जल संकट पर सरकार पर हमला किया कांग्रेस ने, आतिशी के अनशन को कांग्रेस ने ड्रामा करार दिया। इंडी गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की राह पर इंडी गठबंधन भी चल रहा है। गठबंधन के नेता भी इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी का जमकर विरोध कर रही है। इंडी गठबंधन के नेता तो केजरीवाल के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो केजरीवाल से पल्ला ही झाड़ लिया है। सुनिए इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, फिर कांग्रेस और केजरीवाल के ब्रेकअप के बारे में भी आपको बताऊंगा। केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई। और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। हम लोगों ने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल से लेकर तमाम चीज़ों में उनका साथ दिया है, उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया है। सबका फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़े हों। देखिए, कानून अपना कार्य कर रही है, उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स के साथ ही ये कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर पूरा देश अचंभित है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। केजरीवाल को कल ही सीबीआई ने अरेस्ट किया था और सीबीआई को केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड भी मिल गई। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सांसद हाथों में बैनर और प्लेकार्ड्स लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इंडी गठबंधन के नेता जुबानी समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट से गायब दिखाई दी। जबकि इंडी गठबंधन की बैठकों में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता मुस्तैदी से नजर आते थे। देखिए, यहां मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहा हूं। 1 जून को दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक में केजरीवाल, भगवंत मान शामिल हुए थे, लेकिन आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में इंडी गठबंधन का कोई नेता नहीं था। पहले एक बार संजय सिंह को सुनिए, फिर बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस ने केजरीवाल को गच्चा दे दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड को लेकर सुनीता केजरीवाल भी भड़की हुई हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एक्टिव हो गई थी। इंडी गठबंधन की रैलियों में जा रही थी, मंच पर केजरीवाल की प्रतिनिधि बनकर बीजेपी पर हमला बोल रही थी। लेकिन अब सुनीता केजरीवाल का संयम भी चुकता चला जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। आज सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। सुनीता केजरीवाल की इस पोस्ट से तो यही लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल को अब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। जिस इंडी गठबंधन पर भरोसा था वो बहुत एक्टिव नहीं है। कांग्रेस ने तो केजरीवाल के खिलाफ ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है। यहां पर एक बात और गौर करने वाली है कि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में राघव चड्ढा भी शामिल नहीं थे। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के ही सांसद हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे सीन से नदारद रहते रहे। लंदन में आंखों का इलाज करा के लौटने के बाद राघव चड्ढा ने प्रचार भी बहुत ज्यादा नहीं किया था और आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन में भी वो शामिल नहीं हुए। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर आम आदमी पार्टी के कुल 13 सांसद हैं, जबकि प्रोटेस्ट में सिर्फ 7 सांसद आए थे। इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को सबसे ज्यादा निराशा कांग्रेस से मिली है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जहां जहां गठबंधन किया वहां बहुत कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़े, 1 सीट भी नहीं जीत पाए। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीट पर लड़ी, दोनों हार गई, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लड़ी, वो भी हारी, यहां कांग्रेस को फायदा हुआ और वो 5 सीटें जीती।
आम आदमी पार्टी से गठबंधन, आम आदमी पार्टी इस गठबंधन से कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत संतुष्ट नहीं थे और इसका खमियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ा। खासतौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का कांग्रेस को नुकसान ही हुआ। इन कारणों से हो सकता है कि कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के मुद्दे पर ज्यादा बोलने से बच रही है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने तो केजरीवाल को सलाह दी है कि या तो वो लड़ते रहें या फिर बीजेपी में शामिल हो जाएं। सुनिए उदित राज को और फिर बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस क्या योजना बना रही है। अब अरविंद केजरीवाल जी के सामने दो ही चीज है, या तो मजबूती से लड़ें या शरणम गच्छामी करें। शरणम गच्छामी इनसे बड़े बड़े मामले में फंसने वाले किए और इनके पार्टनर बन गए, साथी बन गए। अगर यही केजरीवाल अगर बीजेपी का समर्थन करने लगे तो 48 घंटे भी नहीं लगेगा, जेल के बाहर आ जाएंगे। हरियाणा में इसी साल और दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ने चुनाव के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए पंजाब कांग्रेस के नेता एक्टिव हो गए। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने ही सत्ता से बाहर किया था। आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों की पोल कांग्रेस जनता के सामने खोलेगी। दिल्ली में केजरीवाल ने महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ये वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। पंजाब में स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और एमएसपी के मुद्दे को दिल्ली में उठाया जाएगा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी के झूठ को सामने लाना आवश्यक है। इतना ही नहीं, हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री आदर्श पाल गुर्जर कांग्रेस में शामिल भी हो गए। यानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और वैसे भी केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था, तो ऐसे में कांग्रेस केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बोलकर अपने कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज नहीं करना चाहेगी। और दिल्ली में कांग्रेस ने इस रणनीति पर काम करना शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को संगठित कर रही है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद जो कंफ्यूजन था उसे कांग्रेस दूर कर रही है। आप देखिए कि दिल्ली में जारी जल संकट के मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर केजरीवाल सरकार पर हमला कर रही है। जल संकट पर आम आदमी पार्टी को अभी तक बीजेपी घेर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया और आतिशी के अनशन पर भी निशाना साधा। आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि आतिशी के अनशन का समर्थन कांग्रेस करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहां तक कि अनशन के दौरान आतिशी की सेहत बिगड़ी और वो अस्पताल में भर्ती हुई तो कांग्रेस ने उस पर कहा कि दिल्ली को स्वस्थ जल मंत्री की आवश्यकता है, आतिशी जल्द ठीक होकर लौटे। दिल्ली कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला जा रहा है। आपको दिल्ली कांग्रेस की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखाता हूं। आज ही दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल के एक वीडियो के साथ पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, आपकी ही देन है ये सारी परेशानी, पानी को तरस रही है देश की राजधानी। 25 जून को दिल्ली कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर आतिशी के अनशन की तस्वीर डालकर लिखा था कि दिल्ली को बनाकर लाचार, सवालों से बचती ढोंगी आम आदमी पार्टी की सरकार। 25 जून को ही दिल्ली कांग्रेस ने एक पोस्ट में लिखा था कि भीषण गर्मी के बीच जल संकट से दिल्ली को निजात दिलाने में नाकाम आप सरकार की टैंकर माफियाओं के साथ साठगांठ छुपी बात नहीं है। ये सरकार कितने भी ड्रामे कर ले, जनता को कितना भी बहका ले, इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। 24 जून को दिल्ली कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि दिल्ली जल संकट का एक कारण धड़ल्ले से चल रहा कमीशन भी है, जो खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली सरकार के विधायक टैंकर माफियाओं से वसूल रहे हैं। कमीशन खोर आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को तबाह कर दिया है। अपने कमीशन की खातिर दिल्ली को प्यासा रखना चाहती है आप सरकार। यानी पॉलिटिकली केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के निशाने पर हैं, बाकायदा हैं। इंडी गठबंधन में भी केजरीवाल को लेकर बहुत हलचल नहीं दिख रही। इधर सीबीआई रिमांड में भी केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। रिमांड के पहले ही दिन केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने कई सवाल पूछे, जैसे क्या जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, आपके निर्देश पर यह जीओएम बुलाई गई थी क्या नई शराब नीति का ड्राफ्ट आपकी मौजूदगी में तैयार हुआ था? अरविंद जो कि सिसोदिया के पीएस थे, उनका कहना है कि
सिसोदिया ने आपकी मौजूदगी में उसे पुलिस का ड्राफ्ट तैयार करने को बोला था। क्या ये इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आपकी मौजूदगी में कहा था? क्या यह सच है? आपने मनगुंटा रेड्डी से मुलाकात क्यों की? क्या आपने मनगुंटा रेड्डी को के कविता से मिलने के लिए कहा था? के कविता की आपसे मीटिंग कब और क्यों हुई थी? साउथ लॉबी, विजय नायर, दिनेश नायर और शराब कारोबारियों की बैठक के लिए नई दिल्ली में गेस्ट हाउस आपके प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार ने क्यों बुक किया था? अगर आप नई शराब नीति से संतुष्ट नहीं थे तो क्यों आपने ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करके उसे कैबिनेट में पास होने के लिए भेजा? एलजी के 7 सुझावों को न मानने के पीछे की वजह क्या थी? और फिर क्यों बगैर बदलाव के आपने पॉलिसी ड्राफ्ट कैबिनेट से पास करवाकर वापस एलजी के पास भेजा? गोवा चुनाव रिश्वत के पैसों से लड़ा गया क्या? आप भी वहां कई मौकों पर मौजूद रहे, पार्टी के संरक्षक होने के नाते आपको इस बारे में जानकारी थी क्या? अगर नहीं तो क्यों? 1 साल के अंदर ही नई शराब नीति क्यों वापस ले ली गई? सीबीआई ने कोर्ट में कल कहा था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिमांड जरूरी है। और अब रिमांड में सीबीआई केजरीवाल से शराब नीति से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही है। और पाठशाला में अब अगली क्लास। अयोध्या पर अखिलेश यादव से कौन सी भयंकर गलती हो गई? अयोध्या का राजा किसे बताकर फंस गए अखिलेश? एक चैप्टर इसका। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद अखिलेश यादव का जोश बहुत हाई है। इसकी 2 वजहें हैं। पहली तो यह कि एक लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत है और इस बार एसपी के 37 सांसद जीते हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया है। एसपी के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद चुने गए हैं और इस जीत के बाद अवधेश प्रसाद का कद समाजवादी पार्टी में बहुत बढ़ गया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव संसद में अवधेश प्रसाद को विशेष सम्मान दे रहे हैं। सदन में उन्हें अपने पास बिठाते हैं, सदन से बाहर आते हुए उन्हें सहारा देते हैं। लेकिन इसी बीच अयोध्या की जीत से उत्साहित अखिलेश यादव ने ऐसी बात कह दी है जो उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। अखिलेश यादव ने अयोध्या के सांसद अवधेश यादव को अयोध्या का राजा कह दिया। माफ कीजिए, अखिलेश यादव ने अयोध्या के सांसद अवधेश को अयोध्या का राजा कह दिया। और इस बात को सुनकर सबको हैरानी हुई, क्योंकि अयोध्या का राजा तो भगवान श्री राम को माना जाता है। पहले आप अखिलेश यादव को यह बयान सुनिए और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे अखिलेश इस बयान पर फंस गए। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। राजा अयोध्या, एक तो भगवान श्री राम को जहां का राजा माना जाता है वहां आप अवधेश प्रसाद जी को राजा बता रहे हैं। और दूसरे, सेंगोल का विरोध तो आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके मुताबिक वो राजदंड है और राज सत्ता का परिचायक है। लेकिन यहां जो एक सांसद बनकर आए हैं उनको आप अवधेश को अयोध्या का राजा बता रहे हैं। अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताकर अखिलेश यादव ने एक नया विवाद पैदा कर दिया। अखिलेश यादव के इस बयान से बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी के नेता इसे अखिलेश यादव की जीत का अहंकार करार दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पूरी दुनिया भगवान राम को अयोध्या का राजा मानती है और ऐसे में एक नेता अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताकर अखिलेश यादव ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया है। पहले आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन का यह बयान सुनिए। ये तो वही पार्टी जिन्होंने ये सोची कि इनके प्रभु राम की तुलना उनके सांसद से करने लगे, जिससे पता चल रहा है कि मतलब सक्सेस हजम ही नहीं हो रही। अब सोचिए कि ये तुलना इनसे प्रभु राम की तुलना अवधेश जी इनसे करने लगे, तो आप इससे तय कर सकते हैं कि इन्होंने शुरू होते नहीं बोलते, शुरू नहीं हुए कि खत्म हो गए। लोकसभा सत्र शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद के वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं और इसमें सदन के अंदर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अपने साथ बिठाया हुआ है ताकि सियासी रूप से यह सिंबॉलिक मैसेज दिया जा सके कि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में बीजेपी को हराया है। इसके अलावा सदन के बाहर भी अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़े हुए नजर आए ताकि मीडिया का अटेंशन भी अवधेश प्रसाद पर बना रहे। इन तस्वीरों को देखकर बहुत से लोगों को समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की याद आ गई। एक दौर था जब अखिलेश यादव के साथ आजम खान दिखाई देते थे, लेकिन अब आजम खान जेल में है और उनकी जगह अवधेश प्रसाद ने ले ली। दरअसल राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अयोध्या की जीत के अखिलेश यादव के
जातीय समीकरण वाली रणनीति ने वहां पर काम कर लिया और इसीलिए वो आने वाले चुनावों तक इस जातीय समीकरण को बनाए रखना चाहते हैं। इस समय अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा है और इसके पीछे के कैलकुलेशन को भी समझने की आवश्यकता है। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन के बाद भी अखिलेश यादव को उतने दलित वोट नहीं मिले जो 2024 के चुनावों में मिले। समाजवादी पार्टी ने यूपी में दलितों के लिए आरक्षित 17 सीटों में 14 पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 50% यानी 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत भी गए। पहली बार लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 8 दलित सांसद पहुंचे। इससे पहले 2004 में मुलायम सिंह यादव के दौर में समाजवादी पार्टी के 6 दलित सांसद थे। 2027 में यूपी की सत्ता के लिए दलित वोटर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के जरिए दलित वोटर को साधने की हर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहने वाले बयान से सनातनी हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इधर अखिलेश यादव अयोध्या को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं जो विवाद का कारण बन सकती हैं। दूसरी तरफ यूपी में विरोधी पार्टियों के सांसद सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर ऐसी बात कह दी जिसकी बड़ी चर्चा हो रही। एक मुस्लिम सांसद अगर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करे तो चर्चा होगी। इमरान मसूद ने कहा कि अब सीएम योगी ने जो अच्छे काम किए हैं, उनकी तरफ से जो बढ़िया काम किया गया है, उसकी तारीफ करने में बुराई क्या है और हर चीज का विरोध करना तो ठीक नहीं है। सुनिए। सर, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और कहा है कि बेवजह राजनीति इस तरह की नहीं करनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर किसी ने कोई काम किया है तो उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। बिजली के सेक्टर में हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता पूरे प्रदेश में, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहता कि हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ काम हुआ है। अब जब काम हुआ है तो मैं कैसे इनकार कर दूं कि नहीं हुआ। हर चीज की बुराई करना या हर चीज के ऊपर विपक्ष होने के नाते हमें सवाल खड़ा करना, ये मुनासिब मुझे लगता नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया। इसमें पता नहीं इतना लंबा चौड़ी बात क्यों हो रही है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.